हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 7 नवंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। रिसेंटली द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र इनिशिएटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट अ जर्नलिस्ट एंड एन एक्ट्रेस। Which of the following statement is or are correct in this regard? First, it is ultra vires to the constitution, hence challenged in the court. Second, any act that obstructs or impedes either house of the state legislature in performing its functions shall be treated as breach of privilege. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 105 फॉर द पार्लियामेंट एंड 194 फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का जो फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग में बाधा डालने के लिए कोई भी एक्ट, एनी एक्ट दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स और इंपीड्स, मतलब जो स्मूथ फंक्शनिंग है उसको कोई एक्ट रोकता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी जर्नलिस्ट ने किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के खिलाफ ऐसा कुछ कह दिया कि उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ जाए, तो ऐसे एक्ट को क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। राइट, कि उनको जो प्रिविलेज मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशनली वो तोड़े गए हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। राइट, इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। हाँ, इसे चैलेंज किया गया है कोर्ट में, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस की वजह से ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा, बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एज पर दीज टू आर्टिकल्स। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड इज करेक्ट, जो इसकी डेफिनेशन है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किसे कहते हैं? एनी एक्ट दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स और इंपीड्स आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सो आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सो जर्नलिस्ट जो है अर्नब गोस्वामी, उनके खिलाफ ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला था। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन while counting GST compensation to the states? First, current GST revenue of the states. Second, protected tax revenue without any growth. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का जो अर्लियर टैक्स रेवेन्यू था उसके अंदर कितना लॉस हुआ, वो लॉस कौन बेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को मिटिगेट करके देंगे, कंपेंसेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन में बेसिस क्या होंगे? सबसे पहले तो उनका करंट जीएसटी रेवेन्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, करंटली द स्टेट्स आर अर्निंग 100 रुपीज फ्रॉम जीएसटी रेवेन्यू। दूसरा बेस क्या है? प्रोटेक्टेड टैक्स रेवेन्यू। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि पुरानी सिस्टम लागू होती तो उसके अंदर आप कितना अक्यूमुलेट करते, तो उसके अंदर यहां पे ये जो वर्ड है विदाउट एनी ग्रोथ, ये गलत है। बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू जो है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज तो होता ही है, तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट जो है वो आपको डिटरमाइन करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ग्रोथ रेट डिसाइड किया है 14%। मतलब कि अगर मान लो कि पुरानी सिस्टम लागू होती तो आप 114 रुपए कमाते होते, तो ये दोनों के बीच में गैप कितना है? 14 रुपीज। तो इतना कॉम्पेंसेशन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये दोनों बेसिस जो है वो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ दिस। यहां पे ग्रोथ रेट है 14%। सो आंसर इज ए, वन ओनली। सो जीएसटी ड्यूज के लिए फाइनेंस पैनल जो है वो बनाई गई है एंड इट वॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट राइजिंग जीएसटी ड्यूज। Question number 3. The term PLA frequently seen in news in context of India-China border dispute. Which of the following statement is or are correct about it? First, it is India's military wing that protects India-China border at LAC, that is line of actual control. Second, it is one of the fastest modernizing militaries in the world. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। पीएलए का मतलब होता है
पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और ये आर्मी किसकी है? चाइना की। इट इज द नेम ऑफ द आर्मी ऑफ चाइना, राइट। तो इस वजह से ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। पीएलए जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, जो सबसे लार्जेस्ट है, एंड हैविंग सेकंड हाईएस्ट बजट इन द वर्ल्ड, एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मॉडर्नाइजिंग मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इस वजह से ये सेकंड करेक्ट होगा, आंसर इज बी, सेकंड ओनली। सो इंडिया और चाइना के बीच में ये एलएसी पे जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो हमारी ओर से जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया वोंट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एलएसी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बायोडिकम्पोजर टेक्निक टू एड्रेस स्टबल बर्निंग? फर्स्ट, improved fertility and productivity. Second, cheap and effective. Third, eco-friendly and environmentally useful. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों बेनिफिट्स जो है वो करेक्ट है ऑफ यूजेज ऑफ बायोडिकम्पोजर टेक्निक। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जो पूसा डिकम्पोजर टेक्निक है उसको डिस्कस किया था, और उसके ये बेनिफिट है कि इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज दिस डिकम्पोजर विल मेक स्टबल एंड इट विल कन्वर्ट द स्टबल इनटू कंपोस्ट, राइट। तो इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो। इट इज अ चीप ऑल्टरनेटिव एंड इफेक्टिव भी है। हमने देखा था कि इससे डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो फास्ट होता है, एंड इट इज इको फ्रेंडली ऑल्सो, इसकी वजह से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता। तो ये तीनों बेनिफिट जो है वो करेक्ट। दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम जो है वो काफी बढ़ गया है, और दिल्ली गवर्नमेंट फॉर्म्स अ पैनल टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ पूसा बायोडिकम्पोजर ऑन फार्म फायर्स। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is or are correct? First, the process of NRC, that is National Register of Citizen, updation is carried on in accordance with the Citizenship Rules 2013. Second, NRC confers upon the government to expel foreigners from India. Third, only the central government is responsible to identify illegal migrants. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड ओनली। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। एनआरसी जो है उसका अपडेशन किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दी सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड आसाम अकॉर्ड। अभी जो करंटली एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है फॉर द स्टेट ऑफ आसाम, तो उसके दो बेसिस है, एक तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, दैट इज आसाम अकॉर्ड, उसके अंतर्गत ये अपडेशन हो रहा है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है। एनआरसी के अंदर सिर्फ उन सिटीजन्स का नाम है कि जो इंडिया के लेजिटिमेट सिटीजन्स है। वहां पे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इनमें जिसके नाम नहीं है उनको गवर्नमेंट एक्सपेल कर देगी, मतलब देश से बाहर निकाल देगी। It is the Foreigners Act. It is the Foreigners Act which allows the central government to expel foreigners from India. Right? तो second जो है वो भी गलत होगा। Third is correct. According to the statements given by the Home Ministry, central government is responsible to identify illegal migrants. So answer is C, third only. So आसाम के मिनिस्टर ने ये कहा है कि जैसे ही पोल्स खत्म होते हैं और सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है तो हम फिर से एनआरसी अपडेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कंपोजिशन ऑफ न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज? फर्स्ट, it will be headed by a full-time chairperson with 3 years tenure. Second, it will have members from several ministries and stakeholders. Third, it will also have experts from CPCB, that is Central Pollution Control Board, ISRO, Indian Space Research Organization, and civil societies. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3।
तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये जो नया कमीशन बनाया गया है उसके अंदर एक फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे। इस कमीशन की खासियत यही है कि ये एक परमानेंट बॉडी है, इट इज अ परमानेंट बॉडी, अनलाइक अर्लियर विच वाज ईपीसीए जो कि एक टेम्पररी बॉडी थी, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करके ये कमीशन जो है वो बनाया गया, इसलिए ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। इसके अंदर फुल टाइम चेयरमैन है, टेन्योर है उनका 3 इयर्स का। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, मिनिस्ट्रीज एंड स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और उसके साथ में एक्सपर्ट मेंबर्स फ्रॉम सीपीसीबी, इसरो एंड सिविल सोसाइटीज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो इसका कंपोजिशन जो है उसको डिफाइन किया गया है, जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जो है उनको फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन। तो इसे हम एक एग्जांपल कह सकते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, बिकॉज ही हैज डेल्ट विद द सिचुएशंस ऑफ दिल्ली अर्लियर, तो उनको पता होगा कि किस तरीके से काम करना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इन इंडिया लेस देन हाफ ऑफ द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड। सेकेंड, गुजरात इज वन ऑफ द हाइएस्ट वेस्ट वाटर जनरेटर्स। थर्ड, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स हैव लो और नो कैपेसिटी फॉर ट्रीटमेंट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इंडिया के अंदर अगर हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, मतलब कि रिसाइकलिंग, तो उसका रेट है ओवरऑल 33% ओनली। ओनली 1/3 ऑफ इंडियाज वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड। फर्स्ट करेक्ट होगा। अब वेस्ट वाटर जनरेटर्स में 4 स्टेट ऐसे हैं कि जो सबसे ऊपर आते हैं। उसके अंदर है पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट ऐसे हैं कि जहां से सबसे ज्यादा वेस्ट वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है, और उन 4 स्टेट के पास ये वेस्ट वाटर रिसाइकल करने की कैपेसिटी भी है। अराउंड 65% से लेके 100% तक वो वेस्ट वाटर जो है वो फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स की जो जियोग्राफी है उसकी वजह से वो लोग वेस्ट वाटर को ठीक से ट्रीट नहीं कर पाते, तो वहां पे काफी कम कैपेसिटी है, और कई स्टेट्स ऐसे है कि जहां पे कैपेसिटी नहीं है। तो थर्ड जो है वो भी करेक्ट होगा। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो दिल्ली के मिनिस्टर ने ये कहा है कि वी विल एंश्योर 100% वाटर इज रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। क्वेश्चन नंबर 8, recently the Paki Tiger Reserve was seen in news. It is located in dash. Option A Assam, Option B Arunachal Pradesh, Option C Karnataka and Option D मध्य प्रदेश। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी अरुणाचल प्रदेश। ये टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में है? बिकॉज वहां पे जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उन सभी एम्प्लॉइज को अभी कोविड-19 के खिलाफ एक वायरस इंश्योरेंस जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली है, इस वजह से ये टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? फर्स्ट हरियाणा, सेकंड पंजाब, थर्ड गुजरात एंड फोर्थ मध्य प्रदेश। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी पंजाब। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये येलो एरिया जो है वो सारे स्टेट्स को कवर करता है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से अफेक्टेड है। तो उसके अंदर दिल्ली से शुरू करके हरियाणा भी कवर होता है, थोड़ा उत्तर प्रदेश का पार्ट भी कवर होता है, राजस्थान भी कवर होता है, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र भी कवर होता है। पंजाब स्टेट जो है जो कि यहाँ पे है वो कवर नहीं होता है, इस वजह से आंसर होगा बी पंजाब। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी वजह से राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में काफी मदद मिली है, एंड इट इज सेड टू बी अ बून फॉर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? फर्स्ट, जीएसटी इज नॉट लेविड अपॉन mobility aids used by disabled persons. Second, Supreme Court has no authority
ओवर डिसीजंस टेकन बाय जीएसटी काउंसिल। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा है। अब देखिए रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जीएसटी काउंसिल ने 27 अक्टूबर को ये जो मोबिलिटी एड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइसिकल है, व्हील चेयर है, जो कि डिसेबल्ड पर्सन यूज करते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी लगाया था। तो इस वजह से ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। केस का नाम है निपुण मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट अपना दिया है कि हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि जीएसटी काउंसिल्स को कैसे जीएसटी रेट्स जो है वो अनाउंस करने चाहिए। वी डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन अपॉन दी डिसिसिव मैटर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। आपके पास एक फाइनल यही ऑप्शन बचता है कि आप जीएसटी काउंसिल में जाके ये आपकी बात जो है वो रखे कि ऐसे इक्विपमेंट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। तो इस वजह से सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट हैज नो अथॉरिटी ओवर डिसीजंस टेकन बाय द जीएसटी काउंसिल। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट। आंसर इज ए वन ओनली। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।